आप सभी का स्वागत है आज की कलम श्रृंखला में। कलम प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक पहल है जिसके श्री सीमेंट एक प्रस्तुत करता है। एहसास वुमन ऑफ अजमेर और वी केयर इसके सहयोगी हैं। आज की हमारी अतिथि हैं प्रतीक्षा सिन्हा जी और उनसे बातचीत करेंगी मधु खंडेलवाल जी। प्रतीक्षा जी एक साहित्यकारा है और साथ में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कार्यरत भी हैं। मधु जी तो आपकी अजमेर की ही हैं तो उन्हें कोई परिचय की वो नहीं है। तो अब मधु जी मैं करूँगी कि आप थैंक यू सो मच। हिंदुस्तान साहित्य की एक जानी मानी हस्ताक्षर प्रतीक्षा जी सिन्हा हिंदुस्तान के अजमेर साहित्य का परिवार तहे दिल से आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत सारा प्यार। प्रतीक्षा जी इंडो नॉर्वेजियन पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, गुड़गांव में रहती हैं। प्रतीक्षा जी लिखती हैं, आप सोचती हैं, आप बुनती हैं और पावर ग्रिड में जर्नल मैनेजर की जॉब में भी हैं। संगीत और लिबरल आर्ट में रुचि रखती हैं। इतिहास के रश में मनुष्य के अस्तित्व का संदर्भ ढूंढती हैं। हर जगह वो घूम लेना चाहती हैं, हर भाषा को वो सीखना चाहती हैं, हर एक से वो मिलना भी चाहती हैं और हर स्वाद वो चखना भी चाहती हैं। हर भाषा भी आप सीखना चाहती हैं, यानी कि एक जीवन में अनेक जीवन जी लेने की तमन्ना। तो प्रतीक्षा जी मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, इतनी सारी तमन्नाएं, आप हर समंदर का पानी भी छू लेना चाहती हैं, तो ये जो इतनी सारी तमन्नाएं और एक जिंदगी में इतनी सारी जिंदगी जी लेने का जज्बा, तो ये इंस्पिरेशन, ये प्रेरणा, ये प्यार आपका कहाँ से और कैसे? जी शुक्रिया। सबसे पहले यहाँ अजमेर में मैं पहली दफ़ा आई हूँ और आज का मौसम बहुत सुहाना है। आपका शहर बहुत सुंदर है। वो रास्ते से आते हुए मुझे दिख रहा था, पहाड़ियों में घिरा हुआ, और ये एक लेक है बगल में। तो एकदम क्योंकि हम रात भर गुड़गांव से सफ़र करते हुए आए और जयपुर में रात को रुके, कुछ 3 बजे पहुँचे होंगे, तो और सुबह वहाँ से चले, तो बहुत थकान थी, लेकिन शहर में एंटर करते ही एकदम मन बहुत ही हरा भरा और खुश हो गया। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जो तमन्नाओं की बात कर रही है, मुझे लगता है कि अगर हम जीवित हैं तो तमन्नाएं हमारे भीतर रहेंगी। जिस दिन तमन्ना मर जाती है, हमारा जीवन जीना भी खत्म हो जाता है। और इतनी सारी तमन्नाओं को जीने का मुझे एक बहुत ही आसान उपाय दिखा कि मैं लिखना शुरू कर दूं। तो मैं जब लिखती हूँ तो मैं कुछ भी हो सकती हूँ। मैं पुरुष हो सकती हूँ, मैं स्त्री हो सकती हूँ जो कि हूँ, बच्चा हो सकती हूँ, कोई कहीं और की दुनिया की हो सकती हूँ, किसी और समय की हो सकती हूँ। तो मैं कोई भी किरदार जो मैं चाहती हूँ होना, वो मैं हो सकती हूँ अपने लिखे के द्वारा। और जितनी दुनिया घूमना चाहती हूँ उसमें से कुछ दुनिया मैंने किताबों के जरिए घूम ली, पढ़ के घूम लिया। बहुत सारे, मैं बहुत पढ़ती हूँ तो बहुत ऐसी दुनिया घूम ली जो किताबों की थी, और फिर सचमुच में भी जाके गई। और जो पानी छूने की बात है, कई बार ऐसी जगहों पे गई हूँ जहाँ पानी, मैंने कहा है कि ये एक सी है जो मैं, इसका सिर्फ नाम मैंने सुना है, किताबों में पढ़ा है, और मैं देख रही हूँ और बिना छुए नहीं जाऊँगी। और ऐसी सिचुएशंस आई हैं जबकि पानी को छूना बहुत आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल से नीचे उतर के किसी तरीके से मैंने छू लिया है। तो वो लगता है कि उसको छू लेने से ये जो इतनी हमारी ये दुनिया, ये कितने सालों हजारों सालों से है, उसका मैं भी कहीं से एक छोटा सा हिस्सा हो जाती हूँ। भावनाओं से ओतप्रोत ये शख्सियत जो आज हमारे साथ है, सिन्हा, प्रतीक्षा सिन्हा, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। वो पुस्तक लिखती हैं, उपन्यास भी लिखती हैं। जंगल का जादू, तिल तिल, पहर दोपहर टुमरी, एक दिन मराकेश, तुम मिलो दोबारा, तैमूर तुम्हारा घोड़ा किधर है, ये सब पुस्तकों की लेखिका आज हमारे साथ है। और आज हम जिस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए यहाँ सब एकत्रित हैं, उस पुस्तक का नाम है बारिश का।
बारिश का किताब जब मैंने पढ़ी तो उस पुस्तक में मैंने पाया कि उन्होंने एक कहानी को सेंटर बनाकर एक लंबी छोटा उपन्यास जैसा आपने लिखा है उसमें, और आपने उस कहानी को विभिन्न खंडों में विभाजित किया है। और एक बहुत सुंदर बात है उनकी इस पुस्तक की कि आपने उस हर खंड का अलग से टाइटल भी दिया है। इसके साथ ही ये जो पुस्तक है, मुझे एक और नई और रोमांचक बात इस पुस्तक को पढ़ने से लगी कि प्रतीक्षा सिन्हा ने जब पुस्तक लिखी है तो उस पुस्तक में कहानी लिखते समय कविताएं भी आ रही है। मतलब लिखना कहानी है और कविताओं का भी एक छाया दृश्य उसमें दिख रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। तीसरे नंबर पे जो खंड है उन्होंने लिखा था, घर जैसा घर था वैसा नहीं था। घर जैसा घर था वैसा नहीं था, और जो भीतर से था वही बाहर से नहीं था। ये एक कविता की तुकबंदी सी लग पड़ी मुझे। और बाहर से दिखने वाला घर अलग था और भीतर रहकर दिखता घर कुछ और था, और घर जैसा घर था वैसा नहीं था। तो मुझे लगा कि आपने एक लिखी कहानी है, लेकिन आप कविताएं भी बहुत खूबसूरत लिखती हैं। मैंने अभी अभी फेसबुक पर आपकी एक लेटेस्ट कविता भी पढ़ी है, लेकिन ये एक नयापन है कि आप एक कहानी लिख रही हैं और उसमें एक कविता का भी जिक्र आपने कविता की स्टाइल में लिखी है। तो वो एक इस पुस्तक को एक नयापन देती है, खूबसूरती देती है। अब हम जब बारिशकर की बात करते हैं तो इस पुस्तक में इरा, सरन, बाबुन और बिलास आपके 4 किरदार हैं, और आपकी जो कहानी है वो सरन के आसपास घूमती है। मतलब पूरा इस पुस्तक में आपने सरन की पीड़ा को उठते और बैठते हुए दिखाया है, लेकिन अंत में आपने एक बहुत खूबसूरत उसका अंत किया है, वो मैं बाद में नरेट करूंगी। लेकिन आपसे पूछना चाहूंगी कि एक खंडर होता घर फिर से आबाद हुआ, कैसे आबाद हुआ? इस पुस्तक हमारी ये जिस पुस्तक का आज हम चर्चा कर रहे हैं, बारिशकर में। प्रतीक्षा जी आपसे। बारिशकर 3 स्त्रियों की कहानी है। एक माँ है और उसकी 2 बेटियां हैं, और चौथा किरदार जो पुरुष है। लेकिन मैं मानती हूँ कि किताब 4 किरदारों की नहीं है, उसमें 2 किरदार और हैं। अच्छा, हाँ। एक तो वो कछुआ है, 3 टांग का कछुआ जिसका नाम है तैमूर लंग, जिस पे पैर है। हाँ, तो उसकी टांगें 3 है और इसीलिए उसका नाम तैमूर लंग है। और जो अगला किरदार है वो घर है। घर एक किरदार है, एक प्रतीकात्मक तरीके से मैंने उसको ऐसा लिखा है कि जो स्त्रियां हैं या जो पात्र हैं इस उपन्यास के, उनके भीतर जो भी उनकी अंतर यात्रा है और उसकी जो कठिनाई है, जिसमें वो एक तरह से ट्रैप्ड है, वो उनकी नियति है उस तरह से ट्रैप्ड होने की, और फिर वो उससे निकल भागना चाहती हैं। और वो चाहती हैं कि इस रिश्ते उनके बीच में बहुत डिस्फंक्शनल फैमिली है, और आपस में उनके बहुत एक तरह का संगीत, जो रिश्तों का एक संगीत होता है, मधुरता होती है, वो नहीं है। और फिर धीरे कैसे वो वापस एक सुर में आती हैं, और वो घर एक किस्म से उनको शेल्टर देता है, उनको एंकर करता है, और इस तरीके से वो फिर धीरे धीरे एक दूसरे के लय और ताल में आने लगती है। और मुझे लगता है कि हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल यही है, जो हर दिन एक रूटीन जद्दोजहद में हम बिताते हैं, कठिनाइयाँ बाहर की हैं, भीतरी हैं, भावात्मक हैं, जो आजकल का समय है, स्ट्रेसफुल समय है, उसमें हम लोगों ने अपने जीवन के सुर को हमने गंवा दिया है। और हर कोई यही चाहता है कि मैं कैसे इस सुर को वापस लाऊं। किसी का तरीका अलग हो सकता है, कोई संगीत में चला जाता है, कोई शायद बच्चों को पढ़ा कर लेता है, कोई किसी और तरीके से करता है। और इस उपन्यास में जो किरदार है वो किस तरह से वापस एक रिदम में लौटते हैं। और ये किताब का जो नाम है, शीर्षक है बारिशगर, मतलब रेन मेकर, तो वो एक तरह से हम लोग हर कोई उस तलाश में है कि हमारे जीवन में कोई बारिशगर आए जो हमारे जीवन की सब कठिनताओं को दूर कर दे, और हम एक
उम्मीद की तरफ लौटे, एक जीने की जो ललक होती है, उसकी जो लालसा होती है, वो हम फिर से पालें। तो ये किताब सिर्फ उसी की बनाई है। जी, आपने इस किताब में सभी किरदारों को, जो मेनली आपकी सरन है, उसके बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाए थे, लेकिन हम इस बात से बहुत ही आह्लादित फील करते हैं कि आपने उसकी बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग की उस बारिशगर से। मैं सिर्फ एक पहला आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। बहुत मन खुश होता है इन पंक्तियों को पढ़ते हुए। कहते हैं कोई जादूगर था जिसने जादू चला दिया, कोई बारिशगर था जिसने सूखे रेगिस्तान में बारिश बना दी। सब और पत्तियां लहला गई, सब और पीले फूल खिल गए। घर एक दिल जो धड़कता है, हब डब हब डब। घर देखता है चुपके चुपके रात को, दीवारें एक दूसरे को थामती बल्लियों को सहलाती हैं। छत पर फैली लकड़ें झुककर नीचे ताकती हैं, इन झिर्रियों से तारे भीतर झरते हैं और घर सांस भरता है, घर सांस भरता है। अब निश्चिंत हुआ, कोई काम सौंपा था पूरा हुआ। लकड़ी के खंभे जो सालों से स्पर्श की गर्माहट पाकर मुलायम चमक से भरे हैं, फुसफुसाते हैं कानों और आलों से। शहतीर चूंचा करते एक संगीत रचते हैं, फर्श पर कदमों की आहट इंतजार करती है, रोज बेरोज की जिंदगी के मीठे संगीत की। बहुत खूबसूरत भावनाओं से, बहुत ही सुंदर उम्दा शब्दों में आपने इस पुस्तक में कुछ इस तरह के नए शब्द भी दिए। देखिए, मैं आप सबके सामने रख रही हूँ, हब डब। ये इसका क्या मतलब आप देना चाहती हैं इस पुस्तक के माध्यम से? हब डब मतलब जैसे दिल धड़कता है तो वही ध्वनि आती है, उसको हम हब डब कह रहे हैं जी। और जो हाँ, और एक बात, आप एक बहुत अच्छी चित्रकार भी हैं और आपकी पेंटिंग द फोर्थ क्वार्ट्स में मैगजीन में हंस और कृत्या में भी प्रकाशित हुई है। तो आप लेखन के साथ साथ ये आर्ट का भी काम करती हैं, आप एक जर्नल मैनेजर भी हैं। मेरे लिए और हम सबके लिए प्रश्न है, कैसे हो पाता है इतना सब कुछ? बढ़िया चित्रकार नहीं हूँ, बस कुछ रंगों से खेलती हूँ। दफ्तर मेरा बहुत सारा समय ले लेता है और चूंकि मैं फाइनेंस में काम करती हूँ तो बहुत दिमाग का काम है। 5 दिन ऑफिस में, कभी कभी 6 दिन भी, कभी कभी 7 दिन भी। तो ऐसे रिगरस ऑफिस टाइमिंग्स हैं। लेकिन लिखना मुझे लगता है कि जैसे कई बार लोग कहते हैं बहुत स्ट्रेसफुल है, ऑफिस स्ट्रेसफुल, घर स्ट्रेसफुल, सब आसपास का माहौल स्ट्रेसफुल, मेडिटेशन करो। तो मैंने लोगों को कहा कि नहीं, मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं लिखती हूँ। तो जब मैं लिखती हूँ मैं सब समस्याओं से दूर हो जाती हूँ, मैं किसी और प्लेन पे पहुँच जाती हूँ। ऑफिस में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, उन सब से कोई एक अलग, एक छोटी सी दुनिया क्रिएट हो जाती है जहाँ मैं सिर्फ मैं हूँ और मेरे शब्द होते हैं। तो इसीलिए लिखना हो पाता है, क्योंकि मैं भागती हूँ अपने स्ट्रेसफुल लाइफ से। मैं निकलना चाहती हूँ कि मैं ऐसी कल्पना की उड़ान दूँ जहाँ मैं किसी पैरेलल दुनिया को क्रिएट कर रही हूँ, जहाँ सिर्फ वही दुनिया है और ये रियल दुनिया निकल जाती है। तो ये जो आवाजाही मैं करती हूँ ये लिखने की दुनिया में और ऑफिस की दुनिया में, और मुझे लगता है एक चीज़ और कि ऑल्दो मैं कह रही हूँ बार बार कि ऑफिस स्ट्रेसफुल है, लेकिन मैं ऑफिस बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत वर्थवाइल काम करने का एहसास होता है। तो ऐसे कई बार सोचती हूँ कि नौकरी छोड़ दी जाए क्या, तो मैं ज़्यादा ये सब कर पाऊँगी, मन की चीज़ें, पेंटिंग और लिखना। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, वहाँ भी जाकर मैं जब, मतलब मुझे मंडे ब्लूज नहीं होते मैं आराम से मंडे जाती हूँ और सिर्फ थका देने वाला है, मेंटल फटीग हो जाता है काम कर करके, लेकिन मुझे ऑफिस में भी बहुत मज़ा आता है। तो कई बार मैं सोचती हूँ कि क्यों मज़ा आता है। कई लोग कहते हैं कि आप फाइनेंस का काम करते हैं, बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, और वो काम और लिखना, कला और ये सब
तो बहुत ही दो दुनिया, अलग दुनिया है। तो आपको कैसे मजा आता है दोनों में? आप जरूर पक्का आपको ऑफिस खराब लगता होगा या कुछ ऐसा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं लिखने की दुनिया से जब एस्केप करती हूँ तो मैं ऑफिस को एंजॉय करने लगती हूँ, और वहाँ से जब निकलती हूँ तो लिखती हूँ। ऑल्दो मैं हर दिन नहीं लिख पाती, और कई बार मैं कहती हूँ मजाक में कि मैं वीकेंड राइटर हूँ, तो मैं सिर्फ शनिवार और इतवार को लिख पाती हूँ। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि जब अंदर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा मुझे बेचैन कर रही है, तो मैं दफ्तर से आकर और बहुत ही सवेरे उठ के 3 बजे 4 बजे उठ के भी मैंने लिखा है कि जब वो चीज़ जो कभी ऐसी कई कहानियाँ हैं जो आपको भीतर से इतना परेशान करती हैं कि आपको बैठना पड़ता है लिखने के लिए। और पेंटिंग भी मैं इसी तरह से मैंने थोड़ा टाइम मैनेजमेंट किया कि कैनवस और रंगों में तो बहुत फैलाव है और बहुत समय चाहिए। तो 3-4 साल पहले मैंने डिजिटल पेंटिंग शुरू की, और मैं फिंगर पेंटिंग करती हूँ, आईपैड पे करती हूँ। और वो जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये जो अभी मैं एक कैनवस सेटअप करूँ और 10 रंग लगाऊँ, ये ब्रशेस मैंने साफ नहीं किए, उस स्ट्रेस से मैं निकल गई। ऑल्दो उसका एक अलग मज़ा है, और शायद मैं सोचती हूँ कि जब रिटायर हो जाऊँगी तो मैं पक्का बिल्कुल कैनवस लगा के अच्छे से पेंट करूँगी। बट इन द मीन टाइम, क्योंकि टाइम की कमी है और बहुत सारी दूसरी दिक्कतें हैं, तो मैंने डिजिटल पेंटिंग शुरू किया। और डिजिटल पेंटिंग कुछ ऐसा हुआ कि मैं 1 साल तक हर दिन पेंट करती थी, सुबह उठती थी और 1 घंटा में देती थी उसको हर दिन। तो अब तो थोड़ा छूटा हुआ है, मतलब यही होता है कि या तो आप कितनी सारी चीज़ें करेंगी, तो कोई एक चीज़ पीछे हो जाती है कई बार। तो अभी पेंटिंग थोड़ा पीछे छूटा हुआ है, मुझे लग रहा है कि मैं उसको फिर से शुरू करूँ। लेकिन हर एक चीज़ में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं ऑफिस में मज़ा आता है, मैं लिखती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है, खाना खाने में भी बहुत मज़ा आता है। संगीत का मुझे बहुत शौक है, बहुत अच्छा लगता है। गा नहीं सकती, वो शायद मेरे इस जीवन की सबसे बड़ी जो कमी मैं महसूस करती हूँ कि मैं गा नहीं सकती। तो कोई अगर गाता है बहुत अच्छा, तो मुझे बहुत एक रूहानी तौर पे मुझे बहुत उसको सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो संगीत मुझे बहुत खुश कर देता है। तो यकीनन आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जो साहित्यकारा भी हैं, एक आर्टिस्ट भी हैं, चित्रकार भी हैं, और जीने के लिए उनकी इतनी सारी तमन्नाएं हैं। परमात्मा उनकी सब तमन्नाएं कबूल हो। आपकी कहानियाँ एंथोलॉजी में भी सम्मिलित हुई हैं। हर पीस ऑफ स्काई, 1984 इन मेमोरी एंड इमेजिनेशन, संगम, हाउस लीडर, अदर विंडो, इन योर शूज। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगी, क्या कोई ऐसी कहानी है इसमें से जो आपके दिल के बहुत करीब है और आप उसके बारे में हमें बताना चाहेंगी? और ये आपने वसुधे इंग्लिश में लिखी हुई स्टोरी है शायद? नहीं, ये जो आप कह रही हैं वो तो दैट आई बी अ गैनेट, इसको इंडो नॉर्वेजियन प्राइज मिला था। लेकिन विंडोज, जी जी जी, तो वो तो मैंने अंग्रेजी में लिखी थी और उसको एक इंडो नॉर्वेजियन प्राइज मिला था। उसकी मज़ेदार कहानी ये है कि एक इंडो नॉर्वेजियन प्रोजेक्ट था जिसमें भारत से अगर आप लिख रहे हैं तो आप हिंदी या अंग्रेजी में लिखिए, जो भी भाषा, और कहानी होनी चाहिए नॉर्वे के बैकग्राउंड की। और जो नॉर्वेजियन राइटर्स थे उनको नॉर्वेजियन में लिखना था और उनका बैकग्राउंड होना था भारत। तो इस तरह से वो एक प्रोजेक्ट था, बहुत मज़ेदार। और मुझे मेरी एक लिटरेरी फ्रेंड है प्रीति, उन्होंने कहा कि इसको करो। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे थोड़ी सोच के कोई थोड़ी लिखता है, जो चीज़ आ जाती है आपके भीतर से आप लिखते हैं। लेकिन शायद उसने कोई कीड़ा मेरे अंदर डाल दिया था। तो अचानक एक दिन मैं बैठी और मैंने वो कहानी, मुझे लगा कि ये मज़ेदार है, थोड़ा खेल ही है। तो मैंने गूगल किया और नॉर्वे को खोला, तो उनके जो नाम थे उसका एक संगीत था। और मुझे ना ऐसे शब्दों के उच्चारण में बहुत संगीत मिलता है, इसलिए मैं जो भाषाओं की बात करती हूँ तो बहुत सी भाषाएं, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सी भाषाएं सीख लूँ कि हर भाषा में एक खास किस्म की ध्वनि होती है। उसको सुनने का जो मज़ा है, जैसे कई बार आप जब पढ़ते हैं और जब जोर से पढ़ते हैं, वाचन करते हैं, तो कुछ शब्दों को जोर से बोलने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो संगीत आपके भीतर आता है। तो इसी तरह से मैंने नॉर्वे खोला, कुछ नामों को गूगल किया और अचानक मुझे उसमें एक संगीत आने लगा। तो मैंने वो कहानी
लिख दी, और अंग्रेजी में लिखी, पता नहीं अंग्रेजी में क्यों लिखी, हिंदी में नहीं लिखी, खैर। और बाद में जाकर उस कहानी को फर्स्ट प्राइज मिला। पर वो कहानी मेरे दिल के उतनी करीब नहीं है जितना एक कहानी है मेरी शाहरुख कैसे हो शाहरुख। वो कहानी आदिवासियों की कहानी है, और एक ऐसे आदमी की कहानी है जो कौमा में है, और पूरी कहानी उस कौमा में रहकर एक तरह से उसका बेटा है जो उसकी देखभाल कर रहा है, और वो एक न्यूरो डिपेंडेंस वार्ड में है। और ये पूरी कहानी चलती है कि आदिवासियों का जीवन कितना कठिन, और कैसे उनको वो ईसाई हैं और कैसे ईसाई लोग उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और फिर कुछ हिंदू उस तरह से आ जाते हैं और वो उनको मैनिपुलेट करते हैं। मतलब ये कि वो हर तरह से शोषित ही हैं और उनके जीवन में कुछ कभी अच्छा नहीं होता। और वो जो कहानी है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इस कहानी को मैंने तब लिखा था जब मेरे पिता भी कौमा में थे, और वो एक न्यूरो डिपेंडेंस वार्ड में एडमिट थे उस वक्त। तो बहुत सी चीज़ें मैंने, उसका जो किरदार है राफेल टिग्गा, वो एक सचमुच का इंसान है जिसको मैंने देखा हॉस्पिटल में, बताए मुझे उनके बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो राफेल टिग्गा से कम वो मेरे पिता ज़्यादा हैं। और मैं जब भी अभी भी मैं उस कहानी को पढ़ती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैं उस कहानी में अपने पिता के उस समय को देखती हूँ। और मेरे पिता बहुत शानदार व्यक्ति थे, बहुत ये सब जो घूमने की लालसाएं जो मेरे भीतर हैं वो सब शायद उनकी देन है। वो बहुत ही अपने समय के आगे के व्यक्ति थे। तो खैर उस कहानी को अब भी मैं पढ़ती हूँ तो मेरे अंदर बहुत एक भावनात्मक संबंध है उस कहानी से। होता है ऐसा, हम किसी कविता से या किसी कहानी से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं क्योंकि हमारी उनसे भावनाएं जुड़ी होती हैं। मैंने ये भी देखा कि आप जब इतनी मल्टी टैलेंटेड के साथ मल्टी चीज़ों में भी जुड़ी हुई हैं, आप सब स्वाद चखना चाहती हैं, हर समंदर का पानी आपको छूना है, हर भाषा आपको सीखनी है। तो आपने एक जगह मुझे जिक्र भी किया था कि आपके बहुत सारे दोस्त भी हैं, और आपने एक शब्द यूज़ किया था, मेरे बहुत सारे फक्कड़ दोस्त हैं। तो और ये कहती है कि मैं उनका नाम आपको नहीं बताना चाहती, इन्होंने वो नाम कहीं भी किसी को नहीं बताए हैं। तो क्या आप उनके बारे में भी कुछ कहेंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको देख ज़रूर रहे होंगे। तो आपके दोस्तों के लिए जो आप कहना चाहेंगी वो आज कह सकती हैं, क्योंकि वो आपको ज़रूर देख रहे हैं। बिल्कुल पता है, अब तक सब मेरे दोस्त हैं, मेरे भीतर रहते हैं। उसके अलावा कुछ सचमुच मतलब जिनसे मैं इंटरैक्ट करती हूँ, जैसे इस किताब का जो कवर है, ये देखिए, ये कवर एक मेरे दोस्त है मनीष गुप्ता, उन्होंने बनाया है। और पता नहीं आप लोग उनको जानते हैं कि नहीं, पर वो हिंदी कविता और उर्दू स्टूडियो चलाते हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, और उन्होंने हिंदी कविता और उर्दू शायरी पे बहुत बहुत शानदार काम किया है। तो ये कवर उन्होंने बनाया है। और कई बार हम लोगों ने हिंदी की स्थिति क्या है, कैसे है, साहित्य कहाँ जा रहा है, और किस तरह से उसको सबके साथ सबके जोड़ दिया जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लौटे। तो वो ऑलरेडी इस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं, और हम इस बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। तो मनीष गुप्ता एक हैं, और भी कुछ बहुत सारे मेरे लेखक दोस्त बहुत से हैं जो मेरे साथ समकक्ष मेरे राइटर्स हैं, जिनसे हम लोग बात करते हैं। और एक किस्म का मैं देखती हूँ कि जब ऐसे लोगों से आप बात करते हैं जो क्रिएटिव लोग हैं, तो बहुत आपके भीतर एक ऊर्जा आती है, आप तुरंत उत्साह से भर जाते हैं। तो जब आप बात करते हैं आपको लगता है ये हम सब कर सकते हैं, और एक तरह से थ्रोइंग ऑफ आइडियाज़ होता है कि अभी जैसे पहले क्या था कि अगर आपको कोई चीज़ एक्सप्रेस करना है तो आपने लिख दिया। अब लोग फिल्में बनाते हैं, 5-5 मिनट की यूट्यूब फिल्में बना लेते हैं मोबाइल से, वो मीडियम आपके सबके हाथ में है, और हम एक चीज़ को कितने अलग मीडियम से एक्सप्रेस कर सकें, इन सब चीज़ों के बारे में बात करके मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है। तो मैं ऐसे लोगों की संगत करती हूँ जो जिसमें हम बैठकर योजनाएं बनाएं कि हम इसको ऐसे कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं क्या, तो बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे जो फक्कड़ दोस्त हैं सारे ना, जो इस तरह की चीज़ों को करते हैं। और वो फक्कड़ था, हाँ, नो फक्कड़ है इन द सेंस कि वो मटेरियल दुनिया में दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कि अगर आप मटेरियल दुनिया से उनको आप जज करें
तो शायद उनको ना इससे मतलब नहीं है कि हम इतना कमा ले रहे हैं, सोशल स्टैंडिंग मेरी क्या है, वो कहीं निकल जाते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, कुछ ना हुआ, किताब लिखी और ना छपी फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज़ के लिए उनको एम्बिशन नहीं है। और ऐसे मेरे कई दोस्त हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बहुत, मुझे लगता है कि ये कोई बात कि जब मैं भी लिखती हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं ये लिख दूँ और पाठक इसको कैसे रिसीव करेगा। मुझे ये लगता है कि मेरा बोनस क्या है लिखने में, मुझे कितनी खुशी मिल रही है। और अगर आपके दोस्त अपने दिल की सुनते हैं। बिल्कुल, आई विश कि मैं तो अभी भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ लीड कर रही हूँ, मैं नौकरी कर रही हूँ, उसके नियमों से बंधी हुई हूँ, तो मैं अपने आप को फक्कड़ नहीं मानती, पर मैं उन जैसे बनना चाहती हूँ कि मैं सब छोड़ के, जो आपके भीतर एक पागलपन जब तक नहीं होता ना, एक जुनून नहीं होता, तो आप कोई क्रिएट नहीं कर सकते कोई चीज़, आप बहुत रूटीन लाइफ लीड करते हैं। जो रास्ते में गाड़ी रोक के और तस्वीर खींचे। एग्जैक्टली। आज रास्ते में मुझे कई बार ऐसा मन किया है यहाँ हम रुक सकते हैं। They will be more happy because आज जैसे मैं आई वहाँ से और अगर 4 जगह नहीं रुकी तो क्या हुआ, मैं शायद आधा घंटा पहले पहुँच गई। It didn't give me anything। मैं वो आधे घंटे 5-5 मिनट 5 जगह रुक के 5 चीज़ों को कर लूँ, अगर वो सब मेरे अंदर एक तरह की अमीरी पैदा करते हैं। Absolutely. I'm saying Beautifully said. they will be more happy if you name them down to earth. They are more down to earth than the others, isn't it? हम सचमुच नमन करते हैं। और आपने एक मैसेज भी दिया कि जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं राइटिंग करती हूँ, मतलब मैं साहित्य के साथ जुड़ जाती हूँ। ये एक बहुत बड़ा मैसेज आज आपने दिया है कि आपको मेडिटेशन के लिए सोचना नहीं, आप साहित्य में भी जा सकते हैं। ये सचमुच एक बड़ा मैसेज है साहित्यकारों के लिए। और अब चूँकि हम आपके बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ वो चीज़ें जो अनकही, जो अनसुनी होंगी, आपका परिवार, आपका बचपन, अपब्रिंगिंग, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप उसके बारे में भी हमें बताएं। मेरा बचपन रांची में बीता है, तब झारखंड नहीं था, वो बिहार ही होता था, और रांची में मेरा बचपन बीता है। वहीं पे सेक्रेड हार्ट से मैंने अपनी स्कूलिंग की। और मेरे पिता जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया, बहुत ही अपने समय के आगे के इंसान थे, बहुत क्रिएटिव थे, और वो हर एडवेंचर पे, वो शायद कई बार फिजिबल नहीं था और उनके जनरेशन में तो और नहीं था, बावजूद इसके उन्होंने अपने मन की उड़ान को कभी नहीं रोका। मेरी माँ बहुत अच्छा गाना गाती थी और उन्होंने कहीं से कोई ऐसे बाकायदा कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, पर तब उस समय में वो रेडियो स्टेशन से गाती थी और लिखती भी थी। धर्मयुग और सारिका वगैरह में वो छपी उन दिनों। हाँ, तो घर में बहुत लिखने पढ़ने का माहौल था। और मुझे ये याद है कि पिता जब टूर पे जाते थे और लौट के आते थे तो खिलौने नहीं लाते थे, वो किताबें लाते थे। तो हम लोग भाई बहन हम लोग लड़ते थे कि सूटकेस खोलो और किसके लिए क्या है, कौन सी किताब किसके लिए आई है। तो हमने बहुत किताबें पढ़ी और बहुत अपने समय के आगे की किताबें भी मैंने बचपन में पढ़ ली। आई रेड ऑल द क्लासिक्स, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो या बहुत सारा रूसी साहित्य, सब हमने पढ़ लिया उस वक्त। बहुत सारा बेस्ट सेलर और जो जिसको कहते हैं पल्प, वो भी पढ़ा, सब चीज़ पढ़ रहे थे हम लोग। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि कभी मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि अच्छा तुम अभी 10 साल की हो तो तुम सन्स एंड लवर्स क्यों पढ़ रही हो, ये तुम्हारी उम्र की किताब नहीं है। उन्होंने कभी किसी भी किताब के लिए, चाहे हिंदी या अंग्रेजी, ये नहीं कहा कि तुम इस उम्र में ये किताब तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए। उससे क्या हुआ कि हम लोग बिल्कुल एकदम एक फ्री फ्लाइट लेकर हम लोग पढ़ते रहे और कोई इनहिबिशन, कहीं पे कोई रोक टोक वाली चीज़ आई नहीं। और जब आई नहीं तो आप किसी चीज़ को गलत या गिल्ट फीलिंग से नहीं करते। तो वो मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा देन था कि किसी भी चीज़ के लिए कभी उन्होंने हमारे अंदर एक गिल्ट वाली फीलिंग नहीं दी कि ये मुझे छुपा कर करना है। अगर वो मना करते कि ये ना पढ़ो तो हम शायद कहीं छुप कर पढ़ लेते। तो हम ओपनली सब चीज़ करते रहे और बहुत ही डेमोक्रेटिक फैमिली था दैट वे। तो बचपन बहुत सुंदर और ऑल्दो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज थे। मेरे फादर बहुत जल्दी ही फेल इल एंड ऑल दैट, पर खैर तो उन दोनों को मैं बहुत ज़्यादा प्यार से याद करती हूँ। और माँ की आवाज़ के बारे में तो मैंने बहुत सारी कहानियों में और ब्लॉग्स पे बहुत लिखा है। बहुत सुंदर गाती थी और माँ से सिर्फ एक शिकायत थी कि उन्होंने अपनी आवाज़, अपनी सुर मुझे नहीं दिया। तो दैट इज़ इट।
फिर मैं नौकरी कर रही थी, एनटीपीसी ज्वाइन किया और अब पावर ग्रिड में हूँ। और पीछे मेरा परिवार, संतोष मेरे पति और मेरा बेटा जो भी यूएस से आया, हर्षल, ये लोग हैं। स्वागत है आपका। और मेरी एक बेटी है, वो अभी सिंगापुर में पढ़ रही है और वो मिस कर रही है क्योंकि उसको ये वाले इवेंट्स में 1-2 बार मैं ले गई थी, कलम के इवेंट्स में। तो मुझे लगा कि ऐसे मैं बोलती हूँ कि तुम पढ़ो मेरी किताब, मैं लिखती हूँ, ठीक है आजकल के बच्चे कोई नहीं पढ़ते। लेकिन जब जोधपुर में एक कलम का इवेंट हुआ था और मैंने कहा तुम चलोगी क्या, तो उसने कहा हाँ चलेंगे। और उसके बाद जब वो ऐसे बैठी और तो घर में चीज़ें हैं, मेरी किताबें हैं, लेकिन धीरे धीरे तब उसको लगा कि अच्छा माँ लिखती है और फिर उसने पढ़ना शुरू किया। तो इस तरह से, और मेरा बेटा अभी यूएस से आया तो कहता है कि मैं आपके कोई भी इवेंट्स, ये इसका पहला इवेंट है तो कहता है मैंने आपके कोई इवेंट नहीं देखे। तो इस तरह से फैमिली, मेरे पति और मेरे बच्चे वो हमेशा मेरे साथ हैं। और एक चीज़ मैं कई बार दोस्तों से बात करती हूँ कि कई बार वो कहते हैं कि बच्चों ने कहा कि मम्मा आप ये मत करो, आप ऐसे ना करो या यहाँ ना जाओ। मेरे बच्चों ने हमेशा कहा कि माँ तुम करो, तुम ये भी करो वो भी करो, तुम क्या क्या कर सकती हो करो, हमारे बारे में मत सोचो। तो ये थैंक यू रियली फ्रॉम माय हार्ट। साधुवाद है सचमुच। ऐसे ये पृष्ठभूमि, तो इसका मतलब कि साहित्यिक पृष्ठभूमि तो आपको मिली थी आपके पेरेंट्स से भी। अब इस स्टेज पर जब एक नाम है, आप बहुत लिखती हैं, आप बनाती हैं, ये सब आपकी फीलिंग्स हैं, कैसा महसूस होता है ये बताने से पहले मैं एक बात और जानना चाहूँगी कि आपके फ्यूचर की भी कुछ आपने प्लानिंग कर रखी होगी कि अब मुझे आने वाले समय में क्या करना है, उस पर भी एक थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि वो ज़रूर आपके मन में चलता होगा। 2-3 चीज़ मैंने सोचा है। रिटायर हो जाऊंगी तो शायद किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगी, अंडर प्रिविलेज बच्चों को, ये मुझे करना है। और फिर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आर्ट क्लासेस ज्वाइन करने, क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं तो उसको सीखना चाहती हूँ। बेटी को मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ आगे पढ़ूंगी, तो मैं एक बार कोई किसी और चीज़ में MA कर लेना चाहती हूँ। भाषाएं सीखने की मैंने बहुत कोशिश की। मैं हर साल 1 जनवरी को मैं कहती हूँ ये मेरा प्रण है और इस साल मैं ये भाषा सीख लूँगी। तो इस तरह से मैंने आधा अधूरा बहुत सारा, कुछ जर्मन सीख लिया, कुछ फ्रेंच सीखा, कुछ इटालियन सीख लिया। रेखा से नहीं, पर सब भूल चुकी हूँ, प्लीज इट्स नॉट ग्रेट एट ऑल, क्योंकि बोलने वाले लोग नहीं मिलते ना, तो भाषा आपसे निकलती जाती है। लेकिन इवन मैं देखती हूँ कि उस प्रोसेस में जैसे सुबह उठूंगी और अगर मैं एक ऐप है डुओलिंगो, मैं उसी से करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कई बार चाय पी रही हूँ और मुझे लगता है कि अरे वो क्या वर्ड था, तो मैं खोल के 10 मिनट का एक छोटा सा कर लूँ, एक लेसन कर लूँ। तो मैं देखती हूँ कि भाषा सीखूँ ना सीखूँ इन दी एंड, लेकिन उस प्रोसेस में जो मज़ा आने लगता है ना, तो मैं हर चीज़ को, मुझे लगता है कि चाहे वो लिखने की चीज़ हो या कोई भी, जैसे पेंटिंग ही करती हूँ, लोग कहते हैं एग्जीबिशन क्यों नहीं करती, तो मुझे कभी भी एंड रिजल्ट में नहीं देख रही हूँ। मैं हर बार ये देख रही हूँ कि उस प्रोसेस में मुझे क्या आनंद मिल रहा है, मेरे लिए वही है बस इनफ। उसके आगे कोई चीज़ मिल जाती है, जैसे ये आप लोगों का प्यार मिल रहा है, तो ये बोनस है मेरे पास। यानी कि एक जीवन में बहुत सारे जीवन जीने की तमन्ना, हमारी भी तमन्ना है कि हम आपसे यूं ही चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इशारा भी हो रहा है वक्त की तरफ, और हमारे जो साहित्य के पुरोधा यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं वो भी आपसे कुछ ना कुछ पूछना और गुफ्तगू करना चाहेंगे। तो मैं चाहूँगी कि जो भी प्रतीक्षा सिन्हा जी से कुछ पूछना चाहें, सादर आमंत्रित है, लीजिए। नमस्कार मैम, आपकी कहानियाँ इतनी प्यारी सी, बकुल दी जिस कहानी में है सीढ़ियों के पास वाला कमरा, आपकी कहानी प्यार, लुफ्ता चीनी, और आपकी कविता कि दर्द का एक प्याला, दर्द की एक सांस। तो मैम प्रतीक्षा जी, बकुल दी को जब हमारे अंदर उतरना शुरू होती है, बकुल दी आपकी कहानी में, या ब्याह को पढ़ो या आपकी जो कविताएं हैं उनको पढ़ो, तो क्या कहीं कोई मीरा, कोई महादेवी वर्मा आपके इमेजिनेशंस के कैनवस में
क्या कहीं कुछ है दबा हुआ जो आपने अभी तक शेयर नहीं किया आधे घंटे की बात में? प्लीज थोड़ा सा वो सीक्रेट्स हमसे शेयर कर लीजिए। थैंक यू। पता नहीं, ये जो आपने कहानी का जिक्र किया ना, सीढ़ियों के पास वाला कमरा, वो मेरी पहली कहानी है। जी हाँ, हाँ जी। या जैसा कि आपकी इस नॉवल का नाम है बारिशकर, और जितना मधु जी और आपका जो कॉन्वर्सेशन हुआ, जितना मैं समझ पाई हूँ, बारिशकर नाम एक होप का है, राइट, एंड क्रिएटिव होप का है, सृजन की आशा। और इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, देयर वाज अ फिल्म, उसमें नाना पाटेकर का नाम बारिशकर था, मतलब तखल्लुस बारिशकर था। तो मैं यही पूछना चाह रही थी। बहुत सुंदर फिल्म थी वो, बहुत सुंदर फिल्म थी। तो रह कर जब आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो वो बारिशकर मेरे दिमाग में था। यही पूछना चाह रही थी कि ये उसी से इंस्पायर्ड है क्या? इंस्पायर्ड तो नहीं, मतलब हाँ। जो टाइटल जब मैंने किताब लिख ली थी पूरी, और हाँ। कोई मुझे इसका जो वर्किंग टाइटल मैंने रखा था, यक शहर आरज़ू, आरज़ुओं का शहर, ऐसा करके मैंने रखा था। पर मुझे लगा कि ये थोड़ा सा अभी भी उसमें एक सबटाइटल वही है, यक शहर आरज़ू, क्योंकि वो मैं ऐसा उसको रखना चाह रही थी कि शहर नहीं, ये हमारा पूरा होना एक आरज़ुओं का संसार है। हम हर समय हम कुछ ना कुछ चाहते हैं, तो ये हमारा पूरा जो बीइंग है, वो हम हमेशा कोई तमन्ना, कोई इच्छा, कोई लेके चलते हैं। तो यक शहर आरज़ू गालिब के, शायद गालिब है, पर भूल नहीं रही होगा तो उनके एक शेर का हिस्सा है। तो मैंने बहुत दिनों तक इसको यक शहर आरज़ू रखा। फिर जब किताब पूरी हो गई, तो मुझे लगा कि ये जो कैरेक्टर है उसमें, मिलास का एक कैरेक्टर है जो बहुत ही लेड बैक है और बहुत प्रोएक्टिव नहीं है पूरी कहानी में, लेकिन जो औरतें हैं वो कहीं ना कहीं उसके संदर्भ में अपने आप को रिफ्लेक्शन में लेके जाती हैं, इंट्रोस्पेक्शन करती हैं, और धीरे धीरे जो उनके बीच की जो दुनिया है, जो डिस्फंक्शनल दुनिया है, वो धीरे धीरे कैसे सुर में आते सिर्फ किसी के होने से। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि हमारी कोई तकलीफ है, हम किसी को सुनाना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि वो इसके बारे में हमें कोई सलाह दे, हम सिर्फ एक कंधा चाहते हैं, पेयर ऑफ ईयर्स चाहते हैं कि वो सुन ले, सिर्फ सुन ले हमारी बात, उतना भर। तो वो जो किरदार है वो इस किताब में वैसा ही है कि वो सुन रहा है सबको, और उसके रेफरेंस में, एक इंटर रिलेशन में वो धीरे धीरे एक लय में वापस आते हैं। तो मुझे लगा कि इस किरदार के नाम को मैं ऐसा क्या दूं। तो आपने सही कहा, मुझे बाद में मुझे ध्यान आया कि उसमें वो बारिशकर बोलता है, ऐसा मराठी वर्ड है ना, हाँ, बारिशकर, और वो भी घर में आता है और कुछ करके निकल जाता है। वंडरफुल फिल्म। तो मुझे लगा कि फिर जब मैंने बारिशगर रखा उसको, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि ये कोई शब्द है कि नहीं है। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को जो उर्दू जानते हैं, उनको मैंने ये शब्द भेजा कि ऐसा ना हो कि मैं ऐसा शीर्षक रख दूं जो कि शब्द ही ना हो। तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा मैं सोचती हूँ, बारिशगर चलेगा? तो लोगों ने कहा कि नहीं, बारिशगर तो हमने नहीं सुना, लेकिन जैसे कारीगर होता है या इस तरह के 3-4 शब्द उन्होंने मुझे पकड़ा दिए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं बारिशगर इसको कर देती हूँ। तो वो बारिशकर नहीं है, बारिशगर है, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा सा रुमानी हो जाए कि उस कैरेक्टर से किताब लिखने के बाद मुझे लगा कि शायद उनका जो एक उनकी जो पोजीशन थी इन द फिल्म या इन द बुक, वो वही उम्मीद की थी। तो उस लिहाज से ये वही बारिशगर है। नमस्ते मैम, वेरी वेरी नाइस टू हियर यू। आप ये बताएं कि आपने क्या हमेशा से ही आप लिखना चाहती थी? क्या आपने स्कूल में शुरू किया था, या आपकी जर्नी जो राइटिंग जर्नी है तो वो कब एक सॉर्ट ऑफ एक जुनून जैसी बनी आपके लिए? और जैसे आप बोलते हैं कि इट्स कैथार्टिक फॉर यू, सो वो आपने कब महसूस किया? मतलब आई एम श्योर स्कूल के ज़माने में तो कैथार्सिस हम समझ भी नहीं पाते, बट सो व्हाट वाज इट लाइक? एंड शुरुआत आपकी अंग्रेजी में पहले कि हिंदी में, और पोयम पहले की स्टोरी में?
नहीं, मेरी माँ लिखती थी और मेरे पिता भी कोई पत्रिका कभी किसी वक्त निकालते थे, तो घर में चूंकि बहुत पढ़ने का माहौल था, माँ लिखती थी, तो ये मन में था कि शायद लिखूं कभी, जो बहुत बचपन में नहीं था। फिर धीरे धीरे जब मैं स्कूल में आई या कॉलेज में आई, तो मुझे याद है कि मैंने अपनी माँ को कहा था कि मैं भी एक दिन लिखूंगी, तो उन्होंने कहा था एक दिन क्या होता है, अभी लिखो। पर मैं बहुत सीरियसली तब सोचती थी कि शायद मैं जिस तरह की चीज़ लिखना चाहती हूँ उसमें उसको लिखने के लिए मेरी मैच्योरिटी अभी नहीं आई है, और शायद मैं उसको लिखूंगी तो मैं बहुत एम्बैरस हो जाऊंगी अपनी उम्र की वजह से। तो उसको मैंने टाल दिया कि ठीक है, पर पढ़ती रही, बहुत पढ़ती रही। और मेरा एक मानना है कि जब हम नहीं भी लिखते होते हैं तो भी हम कहीं ना कहीं लिखने की तैयारी करते हैं। तो ये आपके सवाल का भी जवाब है। नहीं, वो बचा है, मैं बताऊंगी। तो इस तरह से वो चीज़ कहीं मेरे अंदर संचित हो रही थी कि लिखना है, लिखना है। फिर 2002 के आसपास या ऐसे उसी समय में सोशल मीडिया में ब्लॉगिंग और ये सब शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि ये आसान तरीका है, मैं अपने ब्लॉग में लिख के देखती हूँ। और शायद मैंने कोई कहानी लिखी थी, एक मैगजीन है, वेब मैगजीन, तब बहुत पॉपुलर थी, अभिव्यक्ति करके, पूर्णिमा वर्मन जी निकालती थी उसको। तो उसमें उन्होंने कुछ लिखा था कि कहानियाँ भेजिए और 10 सेलेक्टेड कहानियों को हमें किताब की शक्ल में प्रकाशित करेंगे। तो मैंने उसमें एक कहानी जो मेरे अंदर बहुत दिन से घुमड़ रही थी, वो कहानी लिख के मैंने उनको भेजा था, और वो अंततः उस किताब में वो आई। तो मुझे लगा कि एक विंडिकेशन हुआ कि शायद मैं लिख सकती हूँ। लेकिन उसके बाद भी फिर छूट गया, और जब ब्लॉगिंग शुरू हुई तो ब्लॉगिंग शुरू किया, तो छोटे छोटे टुकड़े लिख रही थी ब्लॉग की दुनिया में कैसे आप लिखते हैं वही चीज़ें, और एक कविता वाली भी एक ग्रुप का हिस्सा में बन गई। तो उसमें हम लोग कविता लिखने लगे, तो बहुत मज़ा आता था। मतलब किसी ने 2 लाइन लिखा तो बाकी सारे लोग उससे आगे बढ़ के 4 लाइन और लिखते थे। तो मैं कई बार कहती हूँ वो बहुत एक गोल्डन पीरियड था क्रिएटिविटी का। ऑल्दो शायद मेरी क्वालिटी ऑफ राइटिंग वाज वेरी बैड एट दैट टाइम, पर मुझे मज़ा बहुत आ रहा था, और शायद वो एक रियाज हो रहा था लिखने का। तो उस तरह से मैं थोड़ा बहुत मज़े लेती रही, और फिर ये सीढ़ियों के पास वाला कमरा मैंने लिखा, और सोचा कि शायद इसको किसी पत्रिका में भेजूँ, कोई छापेगा मुझे। तो मैंने इसको भेजा, और वो 1 महीने के अंदर शायद मुझे एक स्वीकृति आ गई, और वो मुझे कोई पुरुष समझ रहे थे, तो श्री प्रत्यक्ष करके मुझे जवाब दिया कि आपकी कहानी स्वीकृत है, कहानी छपेगी। तो एनीवे, पर वो जब कहानी वो स्वीकृति आई तो मुझे लगा कि मैं तो एकदम 7th हेवन पे, कि अच्छा, मतलब शायद वागर्थ में छपी थी, तो मुझे लगा कि अच्छा वागर्थ और हंस में, तब मैंने एक और कहानी भेजी, वो भी स्वीकृत हो गई। तो मुझे लगा कि ये सब जो बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं वो मुझे छाप रहे हैं, तो शायद मैं लिख सकती हूँ का आत्मविश्वास मेरे भीतर आया। और फिर उसके बाद मैं लिखने लगी, कविताएं भी लिखी हैं, कविताएं लिखने में अच्छा लगता है मुझे, कहानियाँ लिखी हैं, और उसके बाद से मैं लिखती रही, और हमेशा हिंदी लिखती रही। और सिर्फ वो नॉर्वेजियन वाली कहानी जो मैंने लिखी वो अंग्रेजी में लिखी, और अंग्रेजी में लिखी तो उसको प्राइज मिल गया, तो मुझे लगा अच्छा मैं शायद बाइलिंगुअल हूँ, मैं वो भी कर लेती हूँ। तो इस तरह से फिर मैं अंग्रेजी में भी लिखने लगी। तो अभी मेरी अंग्रेजी की भी 1-2 किताबें आ गई हैं, एक और किताब अभी छपने वाली है। तो वो एक थोड़ा चलता है, पर हिंदी में लिखने में मैं अपने बचपन के सारे शब्दों को वापस संजो के थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैम, मुझे लगता है कि आपने कभी गाना ट्राई किया नहीं होगा, आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप गाते हो 100%। और चीज़ तो है आप में, मैं गाऊंगी, आप सब निकल के बाहर चले जाएंगे। एक्चुअली मैडम, उसमें आप तो गाओगे, हमें सुनना नहीं आता, ये हमारी कमी है। आप ज़्यादा हम्बल हो रहे हैं। मैं भी गाता हूँ तो लोगों को सुनना नहीं आता। अच्छा, आगे से मैं आपकी यही वाली पंक्ति आपसे चुरा रही हूँ, ये मैं बोला करूँगी आगे। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था, क्या महत्वाकांक्षा होना अपराध है या हो जाए? महत्वाकांक्षा और फुटकटपन में कोई रिलेशन है क्या? क्या हम कुछ लिखना चाहते हैं, वो उसमें महत्वाकांक्षा नहीं छुपी होती? क्या हम उस लिखे हुए से कोई अपनी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, क्या वो महत्वाकांक्षा नहीं होती? क्या फक्कड़पन का मतलब खाली अपनी मनमर्जी का करना होता है, या जीवन में कोई उद्देश्य लेके जीना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए, हर किसी की बुनावट अलग होती है ना? जो चीज़ आपको अच्छी लगती है हो सकता है मुझे ना लगे, या मैं इसमें सही और गलत भी नहीं कह रही। मैं ये नहीं कह रही कि अगर मैं महत्वाकांक्षा नहीं रखती तो मैं बहुत कुछ, एक होता है मॉरल प्लेटफॉर्म से ये बात नहीं कह रही
कि मैं सही हूँ और आप अगर एम्बिशियस हैं तो आप गलत हैं या आप कहीं मुझसे नीचे आप आ गए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक महत्वाकांक्षा, जैसे आपने बोला ना कि जब हम लिख रहे हैं, और जैसे आज अभी उन्होंने सीढ़ियों के पास वाला कमरा का जिक्र किया, और मुझे लगा कि वो कहानी जो मैं भूल गई थी वो इनको याद है। आप सोच सकते हैं मुझे कितनी खुशी हुई होगी। तो ये भी तो एक महत्वाकांक्षा है कि मेरी चीज़ों को लोग सराहें। लेकिन मैं जिस चीज़ में जो मैं खुद को अलग रखती हूँ, जैसे मैंने अपने कुछ फक्कड़ दोस्तों की बात की, मुझे लगता है कि महत्वाकांक्षी होकर लोग बहुत सारे मैनिपुलेशन में चले जाते हैं। जो रास्ता चुनते हो वो गलत नहीं, और बहुत हर चीज को हम बैलेंस करके नहीं चलते ना, हम एक अतिरेक में जाते हैं। और आज का समय क्या है, इंस्टेंट समय है। आई वांट इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट पॉपुलर। फेसबुक पर आप कोई 1-2 लाइन का स्टेटस लिखते हैं और आप चाहते हैं कि कितने लाइक आए, हर 10 मिनट में आप चेक करते हैं 100 हो गए, 200 हो गए, 400 हो गए, अच्छा मेरे तो 200 हो गए, उसके 500 कैसे हो गए, है ना। तो ये जो दुनिया है मैं उसके खिलाफ हूँ। और मैं सोचती हूँ, जैसे मुझे कई लोगों ने कहा कि फेसबुक पे सबकी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर लीजिए। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि वो सब आपके पाठक हैं। मैंने कहा हाँ जरूरी नहीं है, पर ऐसे मेरे कुछ लिटरेरी दोस्तों ने मुझे एडवाइस दिया कि आप एक्सेप्ट करें, मतलब ऐसा क्यों नहीं कर रहे आप। तो मेरी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट बहुत बड़ी नहीं है, मैं कभी कभी झोंक में आके किसी का प्रोफाइल देखती हूँ, कुछ पसंद आता है तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, वरना नहीं भी करती हूँ। और इसलिए नहीं करती कि मैं उनको जानती नहीं हूँ, आई डू नॉट नो देम। हो सकता है वो बहुत अच्छे इंसान और बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, मुझे नहीं मालूम। तो किसी के थ्रू अगर मैं किसी को जान लेती हूँ जरूर एक्सेप्ट करती हूँ। और एक चीज़ और कि मैं वर्चुअल दुनिया की दोस्तियों को बहुत ज़्यादा भाव नहीं देती। मेरे जो रियल फ्रेंड्स हैं, और मैं अपना जीवन सोशल मीडिया पे नहीं बिताती हूँ। मेरे कई लोगों ने मुझे कहा कि अभी ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक और आपने इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मैंने कहा मैं यहाँ नहीं बोलूँगी। मैं इस टॉपिक पर बहुत उत्तेजित होकर और बहुत पैशनेटली मैंने बात की है, आमने सामने बात की है, फ़ोन पर बात किया है। तो मुझे फेसबुक पर एक प्रोजेक्शन अपना नहीं करना है कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं जेंडर इश्यूज में बिलीव करती हूँ, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जो करना है मैं रियल लाइफ में करती हूँ। और मेरे जो बहुत अच्छे दोस्त हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं ऐसा कर रही हूँ। तो मुझे पूरी दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है। सोशल मीडिया इज, फेसबुक इज अ फेक बुक, है ना, इट्स फेक बुक। उसमें मैं अपने अगर 10 फोटो खींचूँ तो जिसमें मैं सबसे अच्छी लग रही हूँ मैं सिर्फ वही डालूंगी, गंदे वाले नहीं डालूंगी। मेरी अच्छी चीज़ें मैं डाल दूंगी, जिसमें मैं प्रोजेक्टेड हो रही हूँ, बहुत ही जो मैं चाहती हूँ परफेक्ट पर्सन, मैं सिर्फ वही दिखाती हूँ फेसबुक। तो वो एक चीज़ है। लेकिन फिर कमिंग बैक, महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है, लेकिन आप उसको कितने प्योरिटी से करते हैं वो इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच प्रतीक्षा जी, मधु जी, आप सभी का कलम के इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। अब मैं सीपी देवल साहब से रिक्वेस्ट करूंगी। सर मैं दोनों कि वो प्रतीक्षा जी को भेंट प्रदान करें, और सुरेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मधु जी को सर एक मिनट आप सभी का कलम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सब अपनी प्रति लेकर प्रतीक्षा जी से साइन करवा सकते हैं।